मिलने वाला है? क्या कोई मेरे ड्रीम के पास ले जाएगा? क्या मेरी कोई गोल कंप्लीट करने में मदद करेगा? तो आइए सबसे पहले हम जेसीआई के बारे में समझते हैं। जेसीआई 3 शब्द से मिलकर बना है, जूनियर चेंबर इंटरनेशनल। मैं आपको बता दूं, जेसीआई भारत में ही नहीं, दुनिया की कई देशों में यंग एक्टिव सिटीजन के सोशल अपलिफ्टमेंट का काम करती है। उनके अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग सेमिनार कराती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है और सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। तो ये है जेसीआई के बारे में। दोस्तों, हम जिस प्रोग्राम से जुड़े हैं उस प्रोग्राम का नाम है हौसलों की उड़ान, जिस कारण से हम आप बैठे हैं। हौसलों की उड़ान के बारे में बताएं मैं आपको कि हमारी जो टीम है जेसीआई दुर्ग भिलाई, हमारी जो टीम है जेसीआई दुर्ग भिलाई पिछले 60 से 8 सालों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्कूल में, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हम सभी स्कूलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम करके हम उन बच्चों के, जो बच्चे 9th में हैं, जो बच्चे 10th में हैं, जो बच्चे 11th में हैं और जो बच्चे 12th में हैं, बेसिकली ये जो सेगमेंट है इनको हम लोग हेल्प आउट करते हैं, एक हैंड होल्डिंग का काम करते हैं इनके गोल सेटिंग के लिए, इनके टाइम मैनेजमेंट के लिए। और आज तो सभी लोग को स्ट्रेस भी है, नॉर्मली आज छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस रहता है, यूथ को भी रहता है, सभी लोग को रहता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज एक, मैं कहूँ कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो जेसीआई दुर्ग भिलाई बनाने वाली है उसका दूसरा दिन है। क्या आप जानते हैं 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 5 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक लगभग 40 ट्रेनिंग हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्कूल में करने जा रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसके आप भी साक्षी हैं और हम भी साक्षी हैं। तो ये बहुत ही आज इंपॉर्टेंट डे है। तो मैं आपको कहूँगा कि एकदम समय को साथ लेके बैठे, शांति से सुनिए, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है, एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। आज आप अच्छे सुनेंगे तो हो सकता है कि आप लोग में से कोई कल हमारे जैसा लीडर बन जाए, हमसे एक बेहतर लीडर हो और एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति आप तैयार हो जाए। इस क्रम में मैं सबसे पहले आज हमारे बीच में स्कूल के प्रिंसिपल उर्मिला दीक्षित मैम का मैं स्वागत करता हूं। उसके बाद अगले क्रम में हमारे स्कूल के टीचर्स, कल टीचर्स डे था। मैं बता दूं कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशन होते हैं, दुनिया में जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो सारे प्रोफेशन टीचर के प्रोफेशन से ही क्रिएट किए जाते हैं। तो हमारे स्कूल के लिए, हमारे देश के लिए टीचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक बहुत बड़ा स्तंभ काम करता है। दोस्तों, शुभम सर, गीता मैम और प्रीति शर्मा मैम का मैं स्वागत करता हूं और स्कूल मैनेजमेंट से जो लोग भी सेशन में जुड़े हैं उन सब का आज ये भव्य दिन, ये भव्य समारोह, इस ट्रेनिंग सेमिनार में मैं सबका स्वागत करता हूं। प्रिंसिपल सर का मैं विशेष रूप से फिर से स्वागत करता हूं और जेसीआई टीम से जुड़े सारे सदस्य जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस ट्रेनिंग सेमिनार को सक्सेसफुल बनाने में लगे हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम सवाल ये कि आज हम किस ट्रेनर से मिलने वाले हैं, ये कौन टीम है जो आज हमारे ट्रेनिंग सेमिनार को, इस जो गाड़ी आज चल रही है, आज जो हम सफ़र करने वाले हैं, आज जो हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं, आज जो हम यात्रा करने वाले सफ़र में हमारा कोच कौन है, हमारे कैप्टन कौन है, कौन आज आपको लीड करेगा, कौन आपको गोल सेटिंग बताएगा, कौन आपको टाइम मैनेजमेंट बताएगा, कौन आपके स्ट्रेस को फ्री करने में आपकी मदद करेगा, आज मैं टीम का परिचय आपके सामने देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जेसी संतोष कुमार, टीम सक्षम का मैं कैप्टन हूँ और मैं पूरे ट्रेनिंग सेमिनार के दौरान एक होस्ट का भी रोल प्ले करूंगा और आपके साथ में बना रहूंगा। दूसरे क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जेसी आदित्य राठी जो कि आपको गोल सेटिंग के बारे में बताएंगे, होता है गोल किस बला का नाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ गोल में हमारी एक और ट्रेनर जो क्षेत्र में काफ़ी मास्टर है, आज हमको उनको भी सुनने का मौका मिलेगा, उनका नाम है जेसी रेट अंजू रुंगटा। साथ ही साथ स्ट्रेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो स्ट्रेस की मास्टर जेसी रेट दीक्षा अग्रवाल, वो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। चंद्रेश राठी भी हमारे टीम के सदस्य हैं। तो ये वो 5 लोग हैं
जिसे मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। यही वो 5 आपके ट्रेनर हैं जो आज ट्रेनिंग सेमिनार को अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं जब बहुत छोटा था, जब मैं आपकी तरह 9th 10th 11th 12th में था, तो मेरे पापा बोलते थे, अरे कभी कैरियर के बारे में कुछ सोचा है कि दिन भर खेलते ही रहोगे? कुछ कैरियर के बारे में सोचे हो क्या? तो मुझको लगता था कैरियर क्या है यार, क्या कैरियर क्या होता है, व्हाट इज दिस। मेरे को लगता था कहीं साइकिल के पीछे वाला कैरियर की बात करते हैं, या वो कैरियर की बात करते हैं जो लोड को उठा के ले जाता है। क्या कैरियर? तो कैरियर के ऊपर एक शब्द है, आपने भी कैरियर के बारे में कुछ सोचा होगा, उससे मुझे कोई बताया नहीं था, मेरे लिए कोई ट्रेनिंग सेमिनार नहीं था, मेरे लिए कोई ट्रेनर नहीं था, या मेरे पास इतने बेहतरीन स्कूल नहीं थे जो इस प्रकार के ट्रेनिंग सेमिनार को हेल्प कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो कैरियर क्या होता है? फोटो में देखिए, इस फोटो में आपको नर्स दिखेगा, डॉक्टर दिखेगा, इंजीनियर्स दिखेंगे और ना जाने कितने प्रोफेशनल आपको नजर आएंगे। आपका भी इसी में से कोई सपना होगा। आज आप बैठ के जो मुझे सुन रहे हैं, इसमें से कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई बिजनेस टाइकून्स बनना चाहता होगा, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहता होगा। ऐसे वगैरह वगैरह अलग अलग प्रकार के कैरियर हमारे बीच में है। कैरियर 2 प्रकार से हम चूज करते हैं, एक ट्रेडिशनल कैरियर और एक जो मॉडर्न कैरियर जो हमारे बीच में है। मुझे आज भी याद है कि पहले ज़्यादातर जब कैरियर की बात होती थी तो जो भैया कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। भैया ने कॉमर्स पढ़ा, बेटा तू भी कॉमर्स पढ़ ले। भैया ने बायो लिया, भैया तुम भी बायो ले लो। इस प्रकार का ट्रेडिशनल वर्क होता था। डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ नाम तक हमारा कैरियर सीमित रहता था। पर मैं आपको बता दूं, पिछले 20 वर्षों से पिछले 30 वर्षों में कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपको मालूम है, जोमेटो, पेटीएम और ना जाने कितने मोबाइल के ऐप आपके पास होंगे। ऐप डेवलपर ये बहुत बड़ा कैरियर है। ऐप को डेवलप करना भी बहुत बड़ा कैरियर है। फाइनेंशियल एनालिस्ट एक बहुत बड़ा कैरियर है। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कोच बनना, ट्रेनर्स, दैट सो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ कैरियर यू कैन डेवलप। तो कैरियर एक समंदर है। अब मुझे ये देखना है कि उस समंदर से मुझे क्या लेना है। मेरी हॉबी, मेरा पढ़ाई, मेरा सब्जेक्ट क्या है, और उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से, उस हॉबी से हम कैरियर के किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हम कौन सा सपना देख सकते हैं। आप सपना तो देखिए, और उस सपने को पहुंचाने के लिए, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए दोस्तों, हम एक माध्यम का काम करेंगे। हम एक माध्यम का काम करेंगे। तो चलिए, मेरे में विश्वास है कि आपने अपने कैरियर दिमाग में ले आए होंगे। ट्रेनिंग की ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गई होगी। आप ट्रेनिंग के लिए कमर कस के आप तैयार होकर बैठे होंगे। तो ट्रेनिंग के पहले क्रम में हम बुलाते हैं आज के हमारे पहले ट्रेनर। जैसे मैंने कहा था कि कल के मैं ट्रेनिंग में मैंने कहा था कि जिस प्रकार एक दिन की शुरुआत सूरज के उगने से होती है और उसके प्रकाश से पूरा धरती में लाइट पूरा प्रकाश हो जाता है, रोशनी फैल जाती है, उसी प्रकार हमारे पास भी एक सूरज है जिनका नाम है जेसी आदित्य राठी। ये आपको गोल के बारे में बताएंगे। गोल क्या होता है? मैंने तो इनसे पूछा था, गोल मतलब तो मैं सर्कल समझता हूं जिसका कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। गोल तो मैं ये सोचता था, लेकिन आदित्य सर ने कहा नहीं संतोष सर, गोल ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताता हूं गोल क्या होता है। तो आइए तालियों का साथ स्वागत करते हैं हमारे सबसे पहले ट्रेनर, हमारे जोशीले, हमारे टीम के विराट कोहली आदित्य राठी जी का। आदित्य सर। थैंक यू सर, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल टीचर्स डे था, तो बिलेटेड टीचर्स डे विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। गोल सेटिंग, व्हाई गोल सेटिंग? आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गोल सेटिंग क्यों करना है, क्या होता है, कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम आज सक्सेसफुल बनने की ऐसी ट्रिक पे बात करेंगे जो आप सब जानते हैं, आप सभी को मालूम है कि क्या करना है, लेकिन इस पर काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस पे जो वर्किंग होती है, बहुत कम लोग उस पर वर्किंग कर पाते हैं। उस सेटिंग का नाम है गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग करना कब है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई अभी हम 10th 11th में हैं, 12th में हैं, तो कई लोग ये सोचते हैं कि यार कुछ बन जाएंगे तब गोल सेटिंग करेंगे, अभी से इसकी क्या जरूरत है। तो दोस्तों, एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं मैं। एक गांव में एक किसान था, छोटा किसान था लेकिन था बहुत मेहनती।
उसने मेहनत करके धीरे 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 अपना काम बढ़ाया, अपने आसपास की जमीनें खरीदी, अपनी खेती बढ़ाई, खेती का काम उसका बहुत बढ़ने लगा। तो उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ी। तो जब उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो वो कुछ लोगों को इंटरव्यू लिया ताकि वो अपने यहाँ उसे नौकरी पे रख सके। अब जब इंटरव्यू उसने लिया तो हर व्यक्ति से वो एक सवाल करता था कि मैं आपको अपने यहाँ नौकरी पे क्यों रखूं, मैं आपको अपने यहाँ नौकरी पे क्यों रखूं, मैं आप ऐसा क्या कर सकते हैं मेरे लिए। तो उनमें से एक व्यक्ति था जो उसने कहा कि सर आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, मतलब जब हवा चलेगी तब मैं सो सकता हूँ। जवाब थोड़ा अटपटा था, किसान को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उस अटपटे जवाब के कारण उसने उसे नौकरी पे रख लिया कि देखते हैं इसका क्या मतलब रहेगा, देखेंगे बाद में। फिर कुछ दिन निकले, कुछ महीने निकले, कुछ साल निकले। एक दिन गांव में खूब आंधी तूफान चला, खूब बरसात हुई, बहुत तेज वर्षा हुई। तो किसान को थोड़ी चिंता होने लगी कि मेरी फसल का क्या होगा, मेरे जानवर सब व्यवस्थित हैं कि नहीं है। तो वो दौड़े दौड़े अपने खेत की तरफ गया। तो उसने देखा कि तबेले में ये जो व्यक्ति है, जो नौकर है उसका, जो वहां नौकरी कर रहा था, वो आराम से सो रहा है। तो उसको बड़ी चिंता होने लगी कि यार मैं इसको पगार दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, और ये यहाँ आराम से सो रहा है, आंधी तूफान का मसला है। तो वो उसको उठाने गया। तो उसने कहा, व्यक्ति ने, उस नौकर ने कहा कि सर मैं तो आपको पहले ही कहा था कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस, मैं सो सकता हूँ जब आंधी तूफान आता है तब। तो किसान की चिंता और डबल हो गई, यार अब क्या किया जाए। तो उसने कहा कि अब ये नौकर वोकर के भरोसे छोड़ो, हम खुद ही जाते हैं और अपने फसल को चेक करके आते हैं। तो जब वो किसान दौड़े दौड़े वापस अपने खेत की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि सारी फसल वगैरह जो है वो कट के एक ढेर में सुरक्षित व्यवस्थित पड़ी हुई है एक जगह। और उसके सारे जानवर जो हैं, किसान एक शेड बना हुआ है और उसमें वो सारे जानवर जो हैं वो व्यवस्थित रखे हुए हैं, आराम से वहां बैठे हैं। तब उसको इसकी बात का मतलब समझ में आया कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज का मतलब ये है कि उस दिन काम मत करो जिस दिन आपको जरूरत है। ये आप पहले से अपनी प्लानिंग करके रखो कि हमें आगे क्या करना है, आगे किस किस तरह की परेशानियां या किस तरीके की चैलेंजेस आ सकते हैं जिन्हें हम अभी से फेस करें। तो ये आपकी प्लानिंग का एक पार्ट है। और वो कहते हैं ना कि वेल प्लान्ड इज हाफ डन। अगर आपने प्लानिंग अच्छी कर ली, इसका मतलब कि आपने अपना आधा काम कर लिया, अब आधा काम सिर्फ उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का है। तो गोल सेटिंग भी आप अभी कीजिए, यही सही समय है। आप ये मत सोचिए कि जब मैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊंगा तब फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है, नहीं। गोल सेटिंग अभी कीजिए, यही सही समय है। अभी आपकी प्लानिंग करें, अभी आप प्लानिंग करके रखेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी से आप सारे चैलेंजेस को, अपनी लाइफ को फेस कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, कभी आप ऐसी ट्रेन में बैठे हैं क्या जहां आपको पता ही नहीं है कि वो ट्रेन जा कहाँ रही है, या आप उस ट्रेन में बैठ के कहाँ जाने वाले हैं? दोस्तों ऐसी कोई ट्रेन होती ही नहीं है। वेरी गुड, ये खुशी ने लिखा नो सर, ऐसी कोई ट्रेन होती ही नहीं है। क्योंकि जब भी हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जाना कहाँ है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन अवेलेबल है। अब सपोज करो कि आप किसी ट्रेन से जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन से जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। रिजर्वेशंस करवाने के बाद आपको समय पे अपने सारे लगेज के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, तभी तो आप उस ट्रेन को पकड़ पाएंगे। अब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्लानिंग होती है कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कितना लगेज रखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी बहुत छोटी छोटी प्लानिंग करके ही हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। तो अपने करियर का भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। गोल सेटिंग वो प्लानिंग है जिसके थ्रू आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आप आज डिसाइड कीजिए कि आपको बनना क्या है, और जैसे ही आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको बनना क्या है, आप यकीन मानिए आपका अभी से जो गोल तक पहुंचने का जो पूरा रास्ता है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सब 11th या 12th में हैं शायद। अभी आप
किसी को अगर कॉमर्स सीए बनना है तो वो कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहा होगा, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो साइंस लेके पढ़ाई कर रहा होगा, बायो लेके पढ़ाई कर रहा होगा, क्योंकि बायोलॉजी लेके आप सीए नहीं बन सकते और कॉमर्स लेके आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डेस्टिनेशन है, अगर वो आपके दिमाग में है, जो भी आपका गोल है, अगर वो आपका तय है, डिसाइडेड है, तो आपका अभी से सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब गोल सेटिंग का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो होता है टाइम लिमिट से। वो कहते हैं ना कि अ गोल इज अ ड्रीम विथ डेडलाइन। गोल क्या है? जो आप सपने देखते हैं अपने लिए, अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए, उसको जब आप टाइम लिमिट से जोड़ देते हैं तो वो अपने आप आपका गोल बन जाता है। अभी सपोज करो कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सीए बनना है, और अगर मैं आपसे कहूं कि 60-70 साल की उम्र में आप सीए बनिए, तो वो आपके काम आएगा क्या? क्या वो डिग्री आपके काम आएगी, या उस प्रोफेशन को आप जी पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए आप टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मुझे ये काम कितने दिन में करना है। मुझे 2000, अभी 2020 चल रहा है, आप ये सोचिए कि 2025 तक मुझे सीए बनना है। या अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो अपनी प्लानिंग कुछ इस तरीके से करे कि 2025 तक मुझे डॉक्टर बनना है, 2027 तक मेरी अपनी खुद की क्लिनिक हो, 2029 2029 आते आते शहर के जितने भी लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं वहां मेरी एक एक विजिट हो। तो इस तरीके से आप प्रोग्रेसिवली अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं और उन्हें अचीव कर सकते हैं। और उन्हें अचीव करते करते आप देखेंगे कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के बाद, आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां जहां का आज आप सपना देख रहे हैं। राइट? तो दिस इज गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग प्रक्रिया जो है, ये इसका सिंपल, गोल सेटिंग करते कैसे हैं? इसके मेजर 3 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला है डिसाइड, दूसरा है राइट, और तीसरा है प्रैक्टिस। अब डिसाइड में क्या करना है? जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो सबसे पहले हमें डेस्टिनेशन हमारे दिमाग में रहता है कि हमें जाना कहाँ है। वैसे ही आज आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको बनना क्या है। ठीक है? सीए बनना है, या इंजीनियर बनना है, या फैशन डिजाइनर बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, या फार्मर बनना है। हर चीज में करियर है, हर चीज में स्कोप है। एक्चुअली स्कोप करियर में होता ही नहीं है, स्कोप आपके अंदर ही है। आप जो काम अच्छे से करेंगे उसमें आपको स्कोप नजर आएगा। तो हमेशा ये पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको बनना क्या है। अच्छा, इसमें एक बात आप याद रखिएगा कि हमेशा अपने गोल्स को ऊंचा सेट कीजिए, थोड़ा मुश्किल सेट कीजिए, थोड़ा सा सेट योर गोल्स हाई। जैसे आपने आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सेट अबव द मार्क। एक गेम है तीरंदाजी, आपके स्क्रीन में उसका फोटो आ रहा होगा, तीरंदाजी, जिसे आर्चरी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें आर्चरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये हमेशा एक चीज कहते हैं कि सेट अबव द मार्क, हमेशा अपने पॉइंट से ऊपर मारो। क्योंकि जब आप यहाँ से तीर छोड़ोगे और जब वो तीर जाके निशाने पे लगेगा, तो ग्रेविटी भी तो अपना रोल अदा करेगी उस तीर को नीचे गिराने में। तो तब जाके आपका निशाना सही जगह पे लगेगा। इसलिए सेट अबव द मार्क। क्योंकि होता क्या है कि जब आप 100 का सोचेंगे, जब आप 100 के लिए एफर्ट्स डालेंगे, तो शायद 98 या 99 पे सेट हो पाएंगे। अगर 100 का सोचेंगे ही नहीं तो वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप है राइट एंड प्रैक्टिस। अब इसमें करना बहुत सिंपल सी चीज है आपको, कि आपको अपना एक प्लेन पेपर लीजिए, उसमें अपना एक गोल लिखिए, बाय 2025 आई वुड बी अ डॉक्टर, बाय 2025 आई वुड बी अ सीए। कुछ इस तरीके का अपना गोल लिख करके उसे एक ऐसी जगह पे पोस्ट कीजिए, एक ऐसी जगह पे अपने कमरे में चिपकाइए जहां पर आपकी नजर रोज पड़े। अब आप लोग सोचेंगे कि इसको लिखने की क्या जरूरत है? भाई, मेरे दिमाग में है कि मुझे सीए बनना है, मैंने बायो लिया है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे, मैं कॉमर्स लिया हूँ तो मुझे सीए करना है, या जो भी आपका दिमाग में है, मैं बन जाऊंगा। मुझे लिखने की क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए एक बहुत रियल लाइफ इवेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सचिन तेंदुलकर, जो हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाते हैं और जो इंडिया का प्राइड है, जिनकी वजह से इंडिया को जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर का मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब इंडिया का मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, सन ईयर 2007 में। अब ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर है ब्रेड हॉग, उस समय बहुत ही नए नए बॉलर थे ये, और इन्होंने सचिन को आउट कर दिया।
ठीक है, ये एक रियल स्टोरी है, एग्जाम्पल बहुत छोटा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। और मेरा ध्यान ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर ने जब आउट होके वापस अपने पेविलियन की तरफ जा रहे थे तो ब्रेड हॉग बड़ी खुशी खुशी उनके पास गया, क्योंकि उस दौरान सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसने बोल्ड मारा था सचिन को। सचिन कैच आउट या रन आउट नहीं हुए थे, सीधा क्लीन बोल्ड हुए थे, जिसका पूरा क्रेडिट बॉलर को जाता है। और ये बॉलर था उस समय नया नया, और मतलब इंटरनेशनल लेवल का ये पहला या दूसरा मैच रहा होगा उनका। तो ये बड़ा खुशी खुशी जो है ये अपनी बॉल लेकर गया सचिन के पास, और उन्होंने कहा कि सर आप इस पे एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, ये आज मेरे जीवन का बहुत सुनहरा दिन है, आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इस पे एक ऑटोग्राफ दे दीजिए सर, मैं इसे हमेशा अपने मेमोरी में संभाल के रखूंगा। और सचिन ने उसके बॉल पे लिख दिया कि ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, दिस विल नेवर हैपन अगेन। अब उसके बाद जितने दिन ये लोग खेले, जितने साल ये लोग खेले, कम से कम 25 से 30 एनकाउंटर इनके हुए, ब्रेड हॉग और सचिन के, अलग अलग तरह के मैच में, T20 में, IPL में, वनडे में, टेस्ट मैच में। लेकिन दोबारा ब्रेड हॉग सचिन की विकेट नहीं ले सका। अब ये कहानी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जब सचिन ने उसकी बॉल पे लिख दिया कि ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, उसके बाद वो कहीं बैठ के पॉपकॉर्न नहीं खा रहा था, या वो कहीं दोस्तों के साथ रिलैक्स नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एक चीज कर रहा था, प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस बहुत बड़ा खेल है, मतलब प्रैक्टिस से बहुत बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं। आप सोचो कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा सचिन को उस लाइन को लिखने के समय, और कितनी प्रैक्टिस की होगी सचिन ने उस लाइन को प्रूफ करने के लिए। और शायद यही अंतर है आप में और हम में और सचिन तेंदुलकर में, कि उसने अपनी लाइन को प्रूफ किया, जो उसने लिख दिया उसे उसने प्रूफ किया, और हम कई बार लिख कर भूल जाते हैं। तो ये गलती मत कीजिए, आप उसके अपना गोल लिखिए और उसे प्रूफ करने के लिए आप जो भी होता है, वॉट एवर इट टेक्स, यू हैव टू प्रूव इट, उससे अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट गोल सेटिंग, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड राइट। ये प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। तो लाइफ में जो भी हो जाए, प्रैक्टिस अपना छोड़िए मत, उसे करते रहिए। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। गोल सेटिंग के लिए आगे और भी विस्तार से जानेंगे। पहले हम संतोष सर को हम परमिशन लेते हैं कि वो ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। संतोष सर। बहुत ही बढ़िया आदित्य सर। मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चे भी अबव द सेट मार्क करेंगे, गोल अपनी ऊंची रखेंगे। और ये DPS राजनांदगांव के बच्चे ना बड़ी स्मार्ट हैं, 11-12 के हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आज का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत ना छक्के और चौवे से हुई है, इसकी शुरुआत छक्के और चौवे से हुई है। और मेरे जो 11-12 के बच्चे बैठे हैं वो इस सीन को भी याद कर रहे होंगे कि जिस प्रकार तेंदुलकर ने अपने स्टैंडर्ड को रेज किया था और ब्रैड हॉग को एक लेसन दिया था, हमारे बच्चे भी अपने कैरियर में और अपने गोल में इस बात का ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं वो अपना एक टारगेट बना के रखेंगे कि नहीं, मैं आज 11th में हूँ तो मुझे 11th में 12th में ये करना है, 12th के बाद मुझे ये करना है। थैंक यू आदित्य सर, आपने बच्चों की शुरुआती दौर के गोल पे बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। मगर दोस्तों पिक्चर बाकी है, ये तो टेलर ही था और ये तो स्टार्ट है। तो आप सोचिए कि आगाज कितना बेहतरीन है। आइए गोल को बोलते ना, जिस प्रकार बॉल को मारते तो बाउंड्री तक जाती है, तो गोल के बाउंड्री को छक्के तक पहुंचाने के लिए इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट का जो दूसरा हिस्सा है दोस्तों, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है। और उसको बताने के लिए हमारे बीच में गोल सेटिंग के ऊपर न जाने कितनी बार इन्होंने ट्रेनिंग लिया होगा, और अलग अलग स्कूलों में और अलग अलग सोसाइटियों में। आइए हम उनको सुनते हैं, जेसी रेट अंजू रुंगटा मैम का। और ये आपको गोल सेटिंग का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है, जो गोल सेटिंग को कंप्लीट करेगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। आई वेलकम अंजू रुंगटा मैम, थैंक यू। Thank you, Santosh sir, and a very good morning, teachers and dear students. आप सब सो, संडे मॉर्निंग है
और आज हमको सर ने बुला लिया 11:30 को। आज रिलैक्सेशन का दिन था, बट प्रेशर आ गया, स्ट्रेस दे दिया सर ने। बट अब जब सुनेंगे हमको, नेचुरल यू विल फील लाइक यस, सर ने ठीक बुलाया था हमको। आज इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि हाँ, जो टेंशन रहता था मुझे कि हमको क्या करना है, रोज पेरेंट्स के क्वेश्चंस कि क्या करोगे क्या करोगे, उस पर आंसर देने के लिए मुझे, मेरे पास कुछ जवाब होगा, हम इजीली थोड़ा सा उनको जवाब दे सकेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। गोल, गोल जो आदित्य भैया ने बताया कि फर्स्ट चीज हमें क्या रहता है, करना रहता है, डिसाइड करना रहता है। डिसाइड करना है कि हमें बनना है। तो जो भी हम चाहते हैं उसका, जैसे आप स्क्रीन में दे सकते हैं, 80% और 20% में डिवाइड है। अब ये 80% 20% क्या होता है? 20% गोल का वह पार्ट होता है जो हम देखते हैं, जो स्पार्क्स और एक्साइटमेंट होता है, जिसके प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं। बट 80% होते हैं वो वही जॉब जो बोरिंग होते हैं, मोनोटोनस होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। तो हमें अपना गोल फुलफिल करने के लिए पूरा 100% देना होगा। 100% मीन्स 100% प्लस एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तब जाके हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली। विराट कोहली कौन है? आप अपने चैट बॉक्स पे आंसर दे सकते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। जब विराट कोहली खेलते हैं तो योर फेवरेट, यस ही टू इज माय फेवरेट आल्सो। तो हम सब झूम उठते हैं, यार क्या खेलता है। बट उसके पीछे उनकी बहुत बहुत मेहनत लगी हुई है। जब वो छोटे से थे, क्लास 7 में 7 साल के थे, तब से उन्होंने व्हीट ग्रेन्स नहीं खाया। वो वही फूड खाते थे जो उनकी डाइटिशियन उन्हें सेट करके दे दी थी। प्लस जब वो जिम करने जाते हैं, 3 आवर्स रिगरस जिमिंग करने के बाद भी वो जब थक के चूर चूर हो जाते हैं, उनका कोच उन्हें बोलता है नहीं, आपको 1 घंटा और जिम करना है, क्योंकि आपके बैक को इतना स्ट्रेस सहने की आदत होनी चाहिए। सो दैट 1 आवर is very difficult. Gymming 1 hour more is very difficult, very very difficult. And उसी के लिए उसे 200% रिजल्ट मिलता है। एंड उसी के लिए आज वो विराट कोहली है। एंड उसी के लिए उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 200 क्रोज मिलते हैं। सो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है और आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो पहले आप अपने आप को विराट कोहली की जगह पे रख कर देखिए कि हाँ, क्या आप इतना डिवोशन कर सकते हो? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो? जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, तब तक आप कुछ चीज अचीव नहीं कर पाओगे। कंफर्ट जोन क्या होता है? वह काम जिसे करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है या एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लग रहा है, दैट इज अवर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन से पहले हमें बाहर आना पड़ता है, उसके बाद कुछ चीज अचीव करनी पड़ती है, तब जाके हम विराट कोहली बन सकेंगे। एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कहावत है, स्मॉल डोर्स ओपन इनटू ह्यूज रूम। स्मॉल डोर्स ओपन इनटू ह्यूज रूम क्या मतलब होता है? हम अभी एक बड़े से रूम में बैठे हैं, एंड उस बड़े से रूम में आने के लिए हम कहाँ से आए हैं? एक स्मॉल से दरवाजे से, डोर से। एंड उस डोर को खोलने के लिए क्या है? एक छोटा सा ताला, और ताले को खोलने के लिए उससे भी छोटी सी चाबी। मतलब कि एक छोटी सी चाबी से हम पूरे बड़े से रूम में आ जाते हैं। सेम, हमारा गोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बट उसको हमें अचीव करना है। बट अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, छोटी छोटी चाबियां बनानी पड़ेगी, तब जाके हम बड़ा गोल अचीव करेंगे। कहने का मतलब कि एक दिन में हम अपना बड़ा गोल अचीव नहीं होगा, उसके लिए हमें सालों मेहनत लगेगी। अच्छा, आप अभी 11th-12th के बच्चे हैं, एंड 9th-10th में साइंस तो आपने पढ़ा ही है, दो यू आर इन कॉमर्स और इन साइंस एनी सब्जेक्ट, बट यू हैव रेड साइंस, यस। सो साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है आपने? यस, उससे किसने दिया था हमें? न्यूटन ने। न्यूटन ने दिया था। तो उसके पीछे की स्टोरी पता है आपको? यस, जब वो एक बार ट्री के नीचे बैठे थे, तो एक एप्पल आके उनके सिर पे गिरा। एप्पल गिरा तो उसने सोचा कि यार ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि एप्पल ऊपर चले जाता है,
या हम कुछ भी चीज फेंकते हैं तो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। कुछ तो जरूर है जो अर्थ पे जो कि उसको अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने सोचना शुरू किया, एंजाइटी, यस, एंजाइटी। तो उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या है जो सब चीज अर्थ को खींचता है। उसे ऐसा भी नहीं हुआ कि सुबह सोचना किया और उन्होंने शाम को लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दी। डू यू नो इट टुक हाउ मेनी इयर्स? इट टुक 22 years, and 22 years of persistent efforts gave him law of gravity। और आज हम लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। तो 22 साल की मेहनत के बाद उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दी। सेम, हमें कुछ भी चीज एक दिन में हासिल नहीं हो पाएगी, उसके लिए हमें सालों मेहनत करनी पड़ेगी। एक हम जब बचपन में छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें रोज स्टोरीज सुनाते थे, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कलाकार के। एक स्टोरी थी अली बाबा 40 चोर। आप लोग ने सबने सुना है? यस, यस मैम। तो उसमें गेट खुलने का क्या था? एक फॉर्मूला था, मंत्र था। वो मंत्र क्या था? क्या था? यस मैम, सुन दिख रहा है मुझे, बट क्या था मंत्र? खुल जा सिम सिम, यस। सो वैसे ही हमारा गोल अचीव करने का भी एक मंत्र है, एंड वो है आई केम। इट्स आई केम, इम्प्रूवमेंट that is consistent and never ending, improvement that is consistent and never ending। I would like कि तुम एक बार ये नोट कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपने गोल से भागे या दूर जाए कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप प्लीज इसे देखिए, इसे पढ़िए। तो यस, आई केम, इसे पढ़िए। उसके बाद आपको लगेगा नहीं, एक दिन में तो हमसे अचीव नहीं होगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी और कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तब मैं उसे पा पाऊंगा। सो आई केम। अब आप सब स्टूडेंट्स हैं, क्लास में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई ठीक पढ़ता है, एवरेज पढ़ता है। टीचर्स पूछते हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों है कि तुम दोनों सेम क्लास में तो एक 90 लाता है, एक 30 लाता है, ऐसा क्यों होता है? व्हाई कांट यू बोथ स्कोर 80 और 90? तो जो स्टूडेंट है उससे पूछते हैं कि ना बेटा ऐसा नहीं होता, मुझे तो नहीं मालूम, तुमको तो नेक्स्ट एग्जाम में 40 ला के दिखाना है। तो स्टूडेंट क्या बोलेगा कि नो मैम, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस, मैथ्स तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं 30 से ज्यादा नहीं ला सकता। बट वही अगर हम बोले कि बेटा तुमने 30 लाया है, 30, इट मीन्स तुमको बेसिक आता है, बेसिक क्लियर है। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते अपन कि हम 40 लाने का कोशिश करें? तुम अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दो थोड़ा सा, और मैं आपके साथ पूरा अपना एफर्ट लगाऊंगी, और अपन दोनों मिलके 40 ला के दिखाएंगे। सो उसे लगेगा कि यस मैम सही बोल रही है, कि एटलीस्ट मैम भी मेरे साथ मेहनत करेगी। मुझे 30 लाया तो इसका मतलब हाँ एक्चुअली में मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तभी मैं ला के दिखाया 30। मैं ट्राई करूंगा, 40 ले आऊंगा, एंड नेक्स्ट टाइम ही विल ट्राई एंड श्योरली ही विल गेट 40 मार्क्स। उसका मॉरल बूस्ट अप हो जाएगा एंड ही विल से कि अरे वाह देखो मैंने तो 40 ला के दिखा दिया। अब मैं को मैम बोलेगी चलो बेटा अब 40 तो ला दिया, देखो तुमने थोड़ा सा मेहनत की है और 40 आ गया। अब अपन ऐसा करते हैं 45 के लिए ट्राई करते हैं, and he will try for 45 and again he will succeed। तो धीरे 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 करके उसके मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे एंड उसके खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, एंड एट लास्ट ही विल स्कोर 80%, 80 मार्क्स। तो जो चीजों से इम्पॉसिबल लग रही थी आज उसने हासिल करके दिखा दिया। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आई केम। Means small improvements, marginal gains are inside the brain of every human being। We can achieve anything, but with time। तो टाइम फैक्टर रिक्वायर्ड है कुछ भी अचीव करने के लिए। अब आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली अब बहुत स्ट्रेस है आप लोगों को कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, 12th का एग्जाम तो देना ही देना है, उसके बाद मुझे कॉम्पिटिटिव में बैठना है। अब पूरा सिलेबस भी करना है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपेयर करना है। साल भर तो मैं कोचिंग जा नहीं सकता, नहीं हो पाएगा।
उसका बहुत स्ट्रेस रहता है। क्रैश कोर्स तो लगता है कि यार 12th के बाद क्रैश कोर्स कर लूंगा, उसके बाद एग्जाम में बैठ जाऊंगा, सब चीज कर लूंगा मैं। यस, वेरी इंटरेक्टिव। तो सब चीज मैं कर लूंगा। तो फिर जो 1 मंथ में पढ़ाया जाएगा आपको, क्या आप सोचते हो 1 साल का पढ़ाई आपको 1 मंथ में पढ़ा दिया जाएगा? आई डोंट थिंक सो। जो चीज आपको 1 साल में पढ़ाई जाएगी वो आपको 1 मंथ में पढ़ाया जाएगा, सुबह से रात तक। बेटा पढ़ो, एंड यू विल बी लाइक अरे आज ये पूरा खत्म करना है, आज मुझे ये पूरा खत्म करना है, तब तो जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठूंगा। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपने 1 महीना पूरा जान लगा के मेहनत की, बट जब एग्जाम में बैठोगे तो क्या होगा? दिमाग में बस क्वेश्चन मार्क्स घूमते रहेंगे, आप पजल हो जाओगे। आपका दिमाग ऐसे लगेगा कि मैं चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, जैसे कि अभिमन्यु अपने चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाए थे। सेम उसी तरह आपको लगेगा कि अरे यार मैं क्वेश्चन पेपर के चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। आपसे नहीं हो पाएगा, यू विल गिव अप। तो वैसा काम ही क्यों करना है? क्यों करना क्रैश कोर्स? क्रैश का मतलब क्या होता है? क्रश कर देना। यार वो आपके दिमाग को वैसे ही क्रश कर दे रहा है। तो फिर आप कैसे एग्जाम पेपर को प्लेन दोगे टीचर को? आपके एग्जाम पेपर भी क्रश हो जाएंगे। सो प्लीज क्रैश कोर्स के पीछे मत जाइए, पूरी साल मेहनत करिए, एंड नेचुरली यू विल अचीव योर गोल। अब सबको गोल भी सेट कर दिया, फॉर्मूला भी ले लिया, हम जुट भी गए, पर 24 घंटे हमारे पास, खाली 24 घंटे, उसमें हम कैसे करें? हमको कितना सारा चीज करना है। आज पेरेंट्स का एनिवर्सरी है, अरे यार आज तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, मेरी कजिन की शादी है यार, शादी में कैसे नहीं जाऊंगा? शादी में नहीं जाऊंगा तो उसकी तो शादी होएगी ही नहीं। अरे मेरे दादू दादू तो आज हमारे सब कजिन्स लोगों को ले जा रहे हैं पिकनिक, होटल ले जा रहे हैं, वो भी मिस नहीं कर सकता। अरे यार इतना सारा चीज करना है तो मैं करूँ कैसे? 24 घंटे पढ़ाई, एग्जाम भी आ रही है, तो वो 24 घंटे में अपने को कैसे मैनेज करना है, वो चीज हमें बताएंगे हमारे संतोष सर। संतोष सर ये हमारे टीचर है, ये एक कोचिंग क्लासेस भी चलाते हैं, प्लस वो दिखते इतने सिंपल है, बट जब वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी समझाते हैं इतने सिंपल वे में कि हमारे भेजे में एकदम अच्छे से घुस जाती है, उसके बाद वो निकलता ही नहीं है। सो आई वुड लाइक टू से कॉल अपन संतोष सर। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू अंजू मैम, बहुत ही बढ़िया रहा। मैं पूरा गोल समझ चुका हूँ, और हमारे बच्चे ने भी अपना आज गोल क्लियर कर लिया होगा। क्योंकि मुझे याद है जब मैं एक बार क्लास ले रहा था, तो एक बार मैंने बच्चों से पूछा, वो 10th के बच्चे से, कि भाई तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो? तो किसी ने कहा कि सर मैं तो कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, अच्छा नंबर चाहता हूँ, अच्छा कुछ बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, अच्छे तो बहुत चीज़ें, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कंडक्टर है, प्यून है। नहीं नहीं सर, ये सब चीज़ें नहीं बनूंगा, मैं थोड़ा अच्छा कुछ बनूंगा। तो मैंने कहा कि अच्छा को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको गोल को सेट करना पड़ेगा। पायलट बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, गोल सेटिंग होगी, उसका रास्ता अपने आप तैयार होगा। क्योंकि आप जो बोलेंगे आपको मिलेगा, लेकिन मांगना आपको पड़ेगा। तो बच्चे समझ गए कि गोल सेट करना है, और पढ़ने का कारण, जिस स्टूडेंट को पढ़ने का कारण आज पता है, जिस स्टूडेंट को ये पता है कि 11th में है तो वो क्यों है, 12th में है तो वो क्यों है, वो क्या करना चाहता है, अगले 5 साल की उसकी प्लानिंग क्या है। अभी अभी आदित्य सर ने बताया कि 60 साल में सीए बन जाते हैं, चलो क्या दिक्कत है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे टारगेट करना पड़ेगा कि अगर सीए मुझे 5 साल में बनना है, 6 साल में बनना है, 4 साल बनना है, तो मेरे आज के क्या प्लानिंग होंगे, आज के टाइम को मैं कैसे मैनेज करूंगा। 24 घंटे तो सभी के पास है। अभी भी विराट का एग्जाम्पल समझा, कपिल सचिन का एग्जाम्पल समझा, हमने बहुत सारे वीडियोस, हमने फोटोग्राफ्स देखे। अभी सभी के पास 24 आवर्स है, सभी के पास 86,400 सेकेंड है, सभी के पास 1 घंटे में 60 मिनट है, और सभी के पास 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है। अब हमको देखना है कि मैं 24 आवर को कैसे एक्सपेंड कर रहा हूं, मैं अपने दिन को कैसे कर रहा हूं। आज ये संडे हम लोग बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज से ठीक 10 साल के बाद और 15 साल के बाद आपको आज का दिन बहुत याद रहेगा। कि मेरे जीवन में एक ऐसा सेशन भी आया था जहां थोड़ी बहुत मुझे क्लियर हो गई कि मुझे क्या करना था,
मैंने बायो लिया है, मैंने कॉमर्स लिया है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है, मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया है, तो मैं क्यों लिया हूँ? अगर मैं भूल गया था तो आज स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो ट्रेनिंग सेमिनार कराया गया मेरे को क्लियर हो गया, मुझे पता चल गया। सबके पास वही टाइम है। एक बार की बात है, मुझे एक प्रोफेसर की याद आ गई। एक बार प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे को बोले कि आज मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। तो बोले क्या करने वाले हैं सर? बोले आज पढ़ाई तो नहीं होगी बट आज एक इलस्ट्रेशन मैं बताना चाहता हूँ। तो एक जार ले आए, जार, खाली जार था और उनके पास कुछ पत्थर पड़े थे, कुछ पेबल्स पड़े थे, कुछ सैंड पड़े थे और वाटर का भी पार्ट उनके पास था। सर ने सबसे पहले बड़े पत्थर को एक 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 करके डालना शुरू किया। बच्चे सोच रहे थे अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये सर पत्थर क्यों डाल रहे हैं? फिर पत्थर डालने के बाद जब पत्थर, खुशी को स्टोरी मालूम है, आई एम वेरी हैप्पी दैट खुशी इज अवेयर ऑफ द स्टोरी। पत्थर डालने के बाद जार ऊपर था तो सर ने कहा कि बताओ इज द जार फुल? तो बच्चों ने कहा ये सर जार में तो जगह है नहीं, ऊपर तक पत्थर भर दिया। खुशी ने कहा नो। खुशी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई रियली हैट्स ऑफ टू लिसन दिस आंसर्स। फिर उसके बाद सर ने पत्थर को डालना शुरू किया, छोटे पत्थर को डालना शुरू किया। पत्थर डालने के बाद उन्होंने शेक कर दिया उसको एंड देन ही अगेन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, नाउ बच्चों क्या जवाब है आपका? तो बच्चों ने कहा सर अब इस बार तो पूरा भर गया, मैं फाइनल बोल रहा हूं। बच्चे बोल रहे, कुछ बच्चे बोले नहीं यार लगता खाली है, तो आपस में दे टू डू गॉसिप्स, बात करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद सर ने सैंड को डालना शुरू किया। बीइंग एज अ स्मॉलर पार्टिकल देन पेबल्स एंड रॉक, सैंड यूज्ड टू टेक द प्लेस इजीली इन द जार। आसानी से सैंड ने जगह लेना शुरू कर दिया एंड ऑल द सैंड हैड बीन पुट इन द जार। फिर सर ने कहा कि आप बताओ इस बार खुशी के जैसे स्मार्ट बच्चों ने कहा नहीं सर इस बार हम बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं, इस बार आप जो कहना चाह रहे हो ना हमारा आंसर है नो। तो इस प्रकार से उन्होंने नो का जवाब दे दिया बच्चों ने। सर ने फिर कहा कि नहीं वी हैव टू कंप्लीट द इलस्ट्रेशंस, तो उन्होंने उसमें पानी डालना शुरू किया एंड दिस इज हाउ। पानी डालने के बाद उन चारों चीजों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से, रॉक्स को, पेबल्स को, सैंड को, वाटर को, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जार में डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बताओ व्हाई दिस इलस्ट्रेशन, आज मैंने पढ़ाने की वजह से, आज आपको मैंने पढ़ाया नहीं, आज क्लास की शुरुआत मैंने इलस्ट्रेशन से क्यों करी? तो एक बच्चे ने कहा खड़े होकर, सर मैं समझ गया, आप ये कहना चाहते हो कि हमारे पास जो 24 आवर्स हैं उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। सर ने कहा दिस इज नॉट द पॉइंट माय डियर, दिस इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज दैट आपके पास भी 24 आवर्स हैं, आपके पास भी अब बड़े पत्थर होंगे, आपके पास छोटे पत्थर होंगे, आपके पास भी सैंड होगा और आपके पास भी वाटर होगा। इसका मतलब आपके पास भी अलग अलग काम होंगे। कुछ काम आपको डिस्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ काम आपको आगे बढ़ाएंगे। सवाल यह है कि हमारे प्रायोरिटी क्या है? आज हम 11th में, 12th में 5-6 महीनों से किसी कारण से हमारी पढ़ाई स्मूथ गोइंग नहीं है, फिर भी हमारे टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उन मेहनत का नतीजा है कि आज भी आप पढ़ाई से टच में है, जिसको हम ऑनलाइन क्लासेस बोलते हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट जो इस कठिन समय में भी वो बच्चों की पढ़ाई को चालू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो सर ने कहा कि यार देखो तुम्हारे लाइफ में भी देखो तुम्हारी 11th की पढ़ाई है, तुम्हारे ड्रीम है, तुम्हारे डॉक्टर्स बनने के ड्रीम है, इंजीनियर्स हैं, कॉमर्स में तुम्हें सीए बनना होगा, सीएस बनना होगा। दैट इज योर बिग स्टोन, आइडेंटिफाई योर स्टोन्स और पहले अपने 24 आवर को उससे भरो एंड देन यू विल गेट द स्पेस फॉर योर हॉबीज, जो तुम्हें अच्छा लगता होगा, तुम्हारे लीजर टाइम जो तुम्हें खुश रखते होंगे, एंड देन योर another part which is called sand and water, your social medias, your gossips, your friends। तो ये सारी चीजें आपको भी 24 आवर्स है और आप हर एक काम करिए, नथिंग जो आपको बंद करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे 24 आवर में मेरे बड़े पत्थर कौन, मेरे उससे छोटे पत्थर कौन, मेरे सैंड कौन और मेरा पानी कौन। ये सब आप जानते हैं, आप स्मार्ट हैं, आप सक्सेसफुल हैं। आज आप 11th में हैं, आप 12th में हैं, कल आप, मैं मान के चल रहा हूं कि
ये जो इंटेलिजेंट क्राउड है, इसमें भविष्य का डॉक्टर है, भविष्य का इंजीनियर है, भविष्य का बिजनेस टाइकून है, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे विद्यार्थी सामने बैठे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल थे और सक्सेसफुल बनेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा आपको सीरियस होना है, सीरियस होने के लिए मैं इतनी बातें नहीं बोल रहा हूं, सीरियस होने पे तो आदमी हॉस्पिटल में चला जाएगा हमको सिंसियर होना पड़ेगा। हमारे गोल क्लियर हो चुके हैं, अब हमको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। लाइफ में कुछ नियम बना लेना होगा, सुबह उठूंगा, ये काम करूंगा, ये मेरे बड़े पत्थर, ये मेरे छोटे पत्थर, ये मेरा पानी। क्लियर विजन के साथ हम काम करेंगे। मुझे स्टोरी एक मिल्खा की है। एक बार मिल्खा सिंह पाकिस्तान में एक रेस में पार्टिसिपेट करने गए। उसके ठीक 2-4 दिन पहले की बात है। पाकिस्तान के कोच ने सोचा कि मिल्खा का बड़ा नाम है, इसको डिस्ट्रैक्शन करो। आपके भी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे। छोड़ना यार, एग्जाम बाद देते, चल खेल लेते यार, छोड़ना भाई, आना भाई, क्या कर रहा भाई, क्यों पढ़ रहा है भाई। देयर सो मेनी लाइफ। मिल्खा के साथ वही हुआ। मिल्खा टाइम मैनेजमेंट में मास्टर थे, मास्टर। जैसे ही पाकिस्तान के कोच ने कहा कि मिल्खा दिस इज योर लास्ट रेस, ये आपकी अंतिम रेस है, इसके बाद आप जीवन में दौड़ नहीं पाओगे। मिल्खा ने वो जो बचे कुचे दिन थे उसको प्रॉपर मैनेज किया। सुबह उठे, और मिल्खा की मूवी भी आई थी जिसमें कि फरहान अख्तर ने उनका कैरेक्टर प्ले किया था। उसमें एक सीन मुझे आज भी याद है, कि छोटे से मग्गे में वो अपने पसीने को से निचोड़ के निकालते थे पहले, लेकिन जब उनको लगा कि अब समय आ गया है, रेज योर स्टर, पाकिस्तान के कोच को प्रूव नहीं करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है। आपको भी किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करने का समय आ गया है। वी हैव टू इंप्रूव, हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। मिल्खा सिंह ने जोर मेहनत करी, खूब प्रैक्टिस किया, और रेस में मिल्खा सिंह जीत गए और फ्लाइंग सिख कहलाए। दिस इज हाउ द मिल्खा हैज डन, एंड ही हैज नॉट प्रूव्ड एनीबॉडी, ही हैज इंप्रूव्ड हिमसेल्फ। ही इज रेज हिज स्टैंडर्ड, कि अब समय आ गया, मुझे अपना स्टैंडर्ड रेज पड़ेगा। एक सॉलिड डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। डिसिप्लिन में मुझे कपिल देव की याद आती है। कपिल देव ने कहा था कि अगर एक महान क्रिकेटर बनना है, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, क्रिकेट में आपको आगे बढ़ना है, स्पोर्ट्स में स्पेशली आपको आगे बढ़ना है, तो सुबह 4 बजे उठना नहीं है। गौर से सुनिएगा, सुबह 4 बजे उठना नहीं है। 4 बजे तो आपको मैदान में होना चाहिए। एग्जाम के 2 दिन पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमें तो पहले से ही तैयारी होनी चाहिए। एग्जाम का डेट आ गया, डेडलाइन बांट लो, शुरू कर दो कि क्या थ्योरी है, क्या प्रैक्टिकल है। तो कपिल देव ने कहा था कि 4 बजे उठना नहीं है, 4 बजे स्टेडियम होने का टाइम है दोस्तों। इस प्रकार से टाइम मैनेज कपिल देव ने किया और भारत के लिए पहला विश्व कप जीत के लाया क्रिकेट में। इतने महान को ऐसे ही नहीं बनता है। जैसे आप मैम ने कहा था, अंजू मैम ने, कि हम सिर्फ ग्लैमर देखते हैं विराट का, हम सिर्फ ग्लैमर देखते हैं अपने फेवरेट हीरोइन का, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हार्डवर्क 80% हार्डवर्क है जो हमें दिखता नहीं। आप लोग में से कितने स्टूडेंट होंगे जो 10th में रैंकर होल्डर होंगे, आप उनसे बात करके देखिए कितनी हार्ड वर्क करके वो पहुंचे। क्या वो सोशल मीडिया के साथ ज्यादा समय बिता रहे थे या बुक के पास ज्यादा समय बिता रहे थे? क्या वो टीचर से ज्यादा कंसल्ट कर रहे थे या वो प्लेइंग में ज्यादा कंसल्ट कर रहे थे? तो हमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। ब्रूसली के बारे में आपको बताता हूं कि ब्रूसली ने कहा था, ब्रूसली वाज मास्टर, इज अ गुड फाइटर, इज अ ग्रेट फाइटर। मगर ग्रेट वर्ड ब्रूसली के साथ जुड़ने में काफी समय लगा। उन्होंने कहा कि यस योर आइडियल, खुशी, वेरी गुड, यू हैव केप्ट अ वेरी गुड आइडियल, ही इज ऑल्सो माई आइडियल। मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीकों से लात मारता है। बोले उसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, मैंने अपनी फाइट की टाइमिंग इतनी बेहतरीन रखी है, उसको तो मैं ऐसे हरा दूंगा। मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीकों से लात मारता है। अरे यार, मुझे तो उससे डर लगता है जो एक किक की टाइमिंग ऐसे मैनेज करता है कि वो एक किक के ऊपर 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, उससे मुझे डर लगता है। ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। आपके पास भी 24 आवर है, इन सभी पर्सनालिटी के पास 24 आवर था, मगर इन्होंने मैनेज किया। आप भी मैनेज कर रहे हो और आप भी मैनेज करोगे, क्योंकि आपके पास भी 86,400 सेकंड है। और दिन प्रतिदिन देखिए, अभी क्या आ गया, सितंबर आ गया। अब कुछ ही समय में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एग्जाम का डेट भी आ सकता है। क्यों ना उसकी तैयारी आज से शुरू कर दे।
क्यों ना उसकी टाइम मैनेजमेंट हम आज ही से शुरू कर दें। क्योंकि मेरा मानना है कि आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको उठाएगा। मम्मी आपको बोलती है बेटा उठ जाओ 8 बज गया, मम्मी रुको ना प्लीज आधा घंटा, और कैसे करती हूँ मम्मी, भी तो स्कूल भी नहीं है। मम्मी उठो बेटा 9 बज गए, मम्मी संडे है, आज तो संडे है मम्मी, आज तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं रहती है। आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूरज आपको उठाएगा। आप जिंदगी में फतह हासिल करेंगे, आप जिंदगी में फतह हासिल करेंगे जब आप सूरज को उगाना चालू कर देंगे। आप उठेंगे ऐसे सुबह में, उठ जा सूरज, अब मैं तुमको उठाने आ गया हूं, मैं अपने टाइम को मैनेज कर रहा हूं, मेरी सुबह 4 बजे होती है, मेरी सुबह 5 बजे होती है, और मैं अपनी शुरुआत जीवन की करता हूं बड़े पत्थर के साथ, और मेरा बड़ा पत्थर, मेरा बड़ा माइलस्टोन, मेरा ड्रीम, मेरा गोल, मेरा कैरियर, और मैं पढ़ूंगा, उठूंगा और मैं पढ़ूंगा। तो दिस इज व्हाट अबाउट द थिंग्स। क्योंकि मेरा मानना है कि जिंदगी कभी देती नहीं है, लौटाती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिंदगी कभी देती नहीं है, लौटाती है, लौटाएगी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में जिस अनुपात में आप देने वाले हैं। जितना आप एजुकेशन को देंगे, जितना आप पढ़ाई को देंगे, जितना आप हॉबी, जिस चीज में आप जितना देंगे, उसमें आपकी उतनी ही मास्टरी होगी, उसमें आप उतना ही सक्सेसफुल बनेंगे, उसमें उतना ही आप अपने नाम को बनाएंगे। क्योंकि नाम ऐसा करना है कि हर काम हो जाए, और काम ऐसा करना है कि आपका नाम हो जाए, आपके नाम से स्कूल जाने, अरे ये स्टूडेंट, ये हमारे स्कूल का बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ऐसा नाम आपको बनाना है। तो नाम ऐसा बनाना है कि काम हो जाए, और काम ऐसा करना है पढ़ाई में कि नाम हो जाए। आप जो बोलेंगे आपको मिलेगा, आप जो बोलेंगे आपको मिलेगा। क्या बनना है आपको, आप कॉपी में लिख के तो देखिए, दिमाग में सारी चीजें रहती हैं, दिमाग में रहता है मुझे वो बनना है, मुझे करना है, मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। एक बार मैं मैथ्स की क्लास ले रहा, बहुत प्रॉब्लम है, हमने नहीं, लिखिए कहां प्रॉब्लम है, राइट डाउन, जॉट डाउन, कहां प्रॉब्लम है लिखिए। उसने लिखा कि एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को उसने पूरा मैथ सब्जेक्ट बना दिया था। आप जो बोलेंगे वो मिलेगा, आप जो बोलेंगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको पड़ेगा। इतना ही मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मुझे यही बताना था। मेरा विश्वास है कि मैं अपनी कोशिश काम में कामयाब हुआ होऊंगा, कि आप समझ सकते होंगे कि एज ए स्टूडेंट 11th 12th कितना क्रिटिकल है आपके लाइफ में। अब गोल के बाद टाइम हो गया, थोड़ा सा मैंने स्ट्रेस तो दिया ही होगा, इतने बड़े बड़े डायलॉग मैंने बोल दिए होंगे, अब स्ट्रेस को फ्री करना पड़ेगा। अब हमारे बीच में स्ट्रेस को फ्री करने के लिए हमारी स्ट्रेस मास्टर्स, जब मुझे भी कभी स्ट्रेस होता है तो मैं इनका सुन लेता हूँ, इनका रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास रहता है, तो मैं इनको सुन लेता हूँ, मैं भी स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ। तो आइए मिलते हैं हमारे टीम के सबसे जोरदार, जानदार और बेहतरीन वक्ता जेसी रेट दीक्षा मैम का। एकदम बेहतरीन, दोनों हाथ से जोड़कर ताली मारी, आवाज सुननी चाहिए। दीक्षा मैम। Thank you, Santosh sir, for your kind words. Good afternoon, Principal ma'am, my dear teachers, and my dear friends. How are you all? आज मैं आप यहाँ सबसे बात करने आई हूँ स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस या तनाव, जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये है कि क्या हम बिना स्ट्रेस के अपनी लाइफ जी सकते हैं? Yes, the answer is no. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। One second. या आप सबने ECG देखा होगा। ECG में क्या होता है? ECG में जो लाइंस होती हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, और ये फ्लैट कब होती है? ये फ्लैट तभी होती है जब इंसान मर जाता है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव बने रहते हैं, और इन्हीं उतार चढ़ाव को हम स्ट्रेस कहते हैं। जिस तरह हमारे जीवित रहते ये ECG की लाइंस कभी फ्लैट नहीं होती, उसी तरह हमारे जीवित रहते हम भी कभी स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। इसलिए जिंदगी है तो स्ट्रेस तो होना ही है। अब बारी आती है ये बात समझने की कि ये स्ट्रेस हमें क्यों और कैसे परेशान करता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। अब एक बार एक प्रोफेसर अपने क्लासरूम में पानी का भरा ग्लास लेकर पहुंचे। उन्होंने
उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों अगर मैं ये ग्लास आपको 1 मिनट तक पकड़ने बोलूं तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे बोलते, सर बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा हमें। तो सर बोलते हैं, अगर मैं यही ग्लास आपको लगातार अपना हाथ सीधा करके 1 घंटा पकड़ने बोलूं तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं, सर हमारे हाथ में दर्द होने लगेगा। सर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, वेरी गुड। और यदि यही ग्लास मैं आप लोगों को बोलूं कि लगातार 8 घंटे तक आपको ये सीधा हाथ करके पकड़े रहना है तो ये आपको क्या इफेक्ट करेगा? कुछ बच्चे बोलते हैं, सर इम्पॉसिबल, मैं तो पकड़ ही नहीं सकता। तो कुछ बोलते हैं, सर मैं अगर पकड़ भी लूं तो हो सकता है कि मैं आगे कुछ देर तक इस हाथ से काम भी ना कर पाऊं। सर बोलते, वेरी गुड। स्ट्रेस का भी यही हाल है। जिस तरह इन तीनों सिचुएशंस में ग्लास का वजन ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, पर ज्यादा देर पकड़े रहने से ये जरूर हमें हर्ट करने लगा, उसी तरह अगर हम भी स्ट्रेस को थोड़ी देर रखेंगे तो ये हम पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। पर यदि अगर हम इसे स्ट्रेस को घंटों अपने सिर पर अपने दिमाग पे रखेंगे तो ये हमें जरूर नष्ट कर देगा। तो बच्चों हमें इसे क्या करना चाहिए? हमें इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पर आपको पता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ एग्जाम्पल देने से पहले, कि कभी कभी स्ट्रेस अच्छा भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे, कभी तो मैम बोल रही है कि इस स्ट्रेस से छुटकारा पा लेना चाहिए और कभी ये बोल रही है अच्छा भी होता है। तो हाँ, अच्छा भी होता है। वो स्ट्रेस जो हमें कुछ काम करने में हेल्प करे वो गुड स्ट्रेस होता है। गुड स्ट्रेस वो हो सकता है जो एग्जाम से पहले वाला वो थोड़ा स्ट्रेस जो हमें हमारे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा दे पढ़ाई करने के लिए, या फिर हमारे पेरेंट्स की वो छोटी छोटी डांट जिससे हमें अच्छी आदतें सीखने मिलती हैं, वो होता है गुड स्ट्रेस। क्या आपने ये देखा है? सबने देखा होगा, ये हीरा है, पर क्या आपको ये पता है कि ये किस चीज से बना है? ये वेरी गुड, ये चारकोल से बना है। जिस तरह चारकोल पे एक राइट काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ता है तो ये हीरे की तरह चमकदार बनता है, उसी तरह जब हम पर एक राइट काइंड एंड राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पड़ता है तो हम फोकस्ड एंड मोटिवेटेड रहते हुए अपने काम को करते हैं और इसी हीरे की तरह चमकदार बनते हैं। लेकिन जब यही प्रेशर हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या हमारे ऊपर हावी होने लगे तो यही गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे तो हमारे लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस है, पर अब स्टूडेंट लाइफ में मेरे हिसाब से 3 ही मेन स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है स्ट्रेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, सेकेंड होता है स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन और थर्ड होता है स्ट्रेस ऑफ मिस्टेक। जब हम स्ट्रेस ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो चलो एक मूवी देखते हैं। क्या आपको याद है कि ये किस मूवी का सीन है? थ्री इडियट्स। वेरी गुड, ये 3 इडियट का सीन है। इस सीन में आर माधवन जो कि फरहान का रोल प्ले कर रहे थे, जब वो पैदा होते हैं उनके फादर बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। उसके पैदा होते ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि वो इंजीनियर बनेगा। ये इसी टाइप की एक्सपेक्टेशन हम में से कई लोग को ले डूबती है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, हमारी खुद की हमसे एक्सपेक्टेशन हमें बहुत स्ट्रेस देती है। पर हमें ये आना चाहिए कि हम इस स्ट्रेस को कैसे डील करें। जिस तरह फरहान इंजीनियर नहीं फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर वो अपने फादर के प्रेशर में आके इंजीनियरिंग कर रहा था, तो आप ही सोचिए वो कितना स्ट्रेस्ड आउट रहा होगा। क्या वो सही कर रहा था? नहीं। जिस तरह उसके बार बार समझाने पर उसके फादर मान ही जाते हैं, उसकी बात को समझते हैं और वो फोटोग्राफी करने के लिए उसको अलाउ कर देते हैं, उसी तरह अगर आप पर भी किसी भी तरह का अनड्यू प्रेशर है तो आप अपने पेरेंट्स से जरूर बात करें।
बिल्कुल अपने मन में ना रखें, वो कभी ना कभी आपकी बात को जरूर समझेंगे और मान ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन की। स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन तो शायद मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत झेला है। कंपैरिजन किसी भी तरह से हो सकता है। कंपैरिजन जैसे उसकी बेटी के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए? वो स्कूल से आकर भी 4 क्लास और कर लेती, तुमसे तो 2 भी नहीं की जाती। वो डांस बहुत अच्छा करती है, तुमसे तो हिला भी नहीं जाता। इस टाइप के कंपैरिजन हमें बहुत स्ट्रेस देते हैं। चलो 3 इडियट फिर से देखते हैं। क्या आपको ये सीन याद है? इसमें फरहान और राजू किस बात का स्ट्रेस है? आप अपना म्यूट ऑफ करके मुझे आंसर दे सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड के ज्यादा मार्क्स आ गए। वेरी गुड। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये सबको होता है कंपैरिजन करना। दुख क्यों हुआ फेल होने पर? दोस्त फेल दुख क्यों हुआ? क्योंकि हम उसको कंपेयर कर रखे थे कि वो हमसे ज्यादा तो मार्क्स ला ही नहीं सकता। और ज्यादा दुख क्यों हुआ? क्योंकि वो जब हमारे जैसा, हमारे जितने मार्क्स आते उसके भी उतने ही आने चाहिए, तो वो फर्स्ट कैसे आया? यही कंपैरिजन तो हमें स्ट्रेस देती है, हमें तकलीफ में डालती है। कंपैरिजन से किसी का कोई भला नहीं होता। भगवान ने मेरे जैसा एक ही नमूना बनाया है, मैं यूनिक हूं, मैं बेस्ट हूं। उसी तरह आप भी यूनिक हो, आप बेस्ट हो, फिर क्यों अपने आप को किसी से कंपेयर करना? ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं स्ट्रेस ऑफ मिस्टेक की। हमारी हर गलती हमें स्ट्रेस देती है, पर आप बता सकते हैं दुनिया का एक इंसान जो गलतियां न करता हो? तो हमें क्या करना चाहिए जब हम गलती करते हैं? तो मूवी का एग्जाम्पल तो ज्यादा हो गया, चलो एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है? ये थॉमस एडिसन साहब हैं। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, पर इनका मेन आविष्कार था बल्ब का। क्या आपको लगता है इन्होंने एक बार ट्राई किया और बल्ब बन गया? नहीं, इन्होंने बल्ब बनाने से पहले भी 999 बार गलतियां करी थी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखा और आगे बढ़ते गए, और उन्होंने सक्सेसफुल हासिल किया। उसी तरह अगर हम ये फॉर्मूला अपना लें कि चाहे कुछ हो जाए, हमें अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखना है, तो आप किसी भी फील्ड में हो, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें अपने आप से अनड्यू प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। हमें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। हमेशा मिरर, आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मिरर के सामने खड़े रहो और बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो हैंडसम, आई कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो आप एकदम भी अपने आप को स्ट्रेस नहीं रखोगे, आप इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, खुद ही ट्राई करके देखना। और थर्ड है कि हमें अपनी हर एक मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखना है। पर बच्चों, स्ट्रेस ना किसी भी सिली रीजन से हो सकता है। आप में से कई लोग ना फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप स्टेटस पे फोटोज अपलोड करते होंगे, और अपलोड करने के हर 5 मिनट बाद देखते होंगे मेरी फेसबुक पिक्चर पे लाइक्स आए कि नहीं, मेरी स्टेटस पे किसी ने देखा कि नहीं मेरा स्टेटस, मेरे इंस्टा पे किसी ने रिप्लाई नहीं किया। यही तो स्ट्रेस है। मुझे भी इस बात का बहुत स्ट्रेस होता है जब मेरी फेसबुक पिक्चर बहुत कम लाइक्स आते हैं तो। और लोगों को तो इस बात का भी स्ट्रेस होता है कि शर्मा जी क्या कहेंगे, वर्मा जी क्या कहेंगे। किसी ने सही कहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बच्चों, नेगेटिव रीजंस को, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से निकाल फेंको। खूब मस्ती करो, खूब पढ़ो और खूब मेहनत करो। जिस भी फील्ड में हो ईमानदारी से मेहनत करो, क्योंकि हमारे बाबा रणछोड़ दास तो कहकर गए हैं ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। और कुछ भी जब समझ में ना आए तो अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल,
स्ट्रेस तो सिर्फ आपके रास्ते का रुकावट बनेगी, पर वो आपका रास्ता रोकेगी कभी नहीं। हमेशा आगे बढ़ो, अपने गोल्स को हमेशा बड़ा बनाओ और कभी इन गोल्स को पीछे अचीव करने में पीछे मत हटना, क्योंकि किसी ने सही कहा है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ऑन द लाइटर नोट, अभी कोविड में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। अब जब हमने कोरोना की वर्ड आ ही गया है, बात कर ही लिया है, तो चलिए थोड़ी इस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। लाइफ में बच्चों किसी भी सिचुएशन को देखने के दो पहलू होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है या तो हम उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, या दूसरा होता है हम उसे थ्रेट मान के डर के बैठ जाएं। चलिए इस बात को समझते हैं एक स्टोरी से। एक बार एक अफ्रीकन कंपनी ने, शू बनाने की कंपनी ने, अपने 2 सेल्समैन अफ्रीका के अलग अलग देशों में भेजे। पहला सेल्समैन पहुंचा, उसने बॉस को तुरंत मेल किया, बॉस मुझे यहां से वापस बुला लीजिए, मैं यहाँ एक भी जूता नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है। और वहीं दूसरा सेल्समैन बोलता है कि बॉस मुझे ट्रक भर के जूता भेजिए, मैं यहाँ बहुत सारे जूते बेच सकता हूँ, यहाँ बहुत स्कोप है सेल्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी के पास जूता ही नहीं है। देखा, एक ही सिचुएशन था, पर देखने के तरीके अलग अलग थे। हम भी दूसरी सेल्समैन की तरह अपनी सोच को बदलकर इस कोविड पीरियड को, इस पैंडेमिक को ले सकते हैं। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी आपको इतना भरपूर टाइम मिलेगा। आप इस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करिए, कोई भी हॉबी डेवलप करो, जो स्किल जिस पर आप पहले टाइम नहीं दे पा रहे होंगे उस पर आप अच्छे से फोकस रहते हुए मेहनत करो, उसको एनहांस करो। करेंगे ना? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे मैं संतोष सर को बुलाती हूँ कि वो आए और हमारे इस सेशन को समराइज करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दीक्षा मैम, बच्चे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुन रहे थे और हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे थे बच्चों के स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। मैं बच्चों की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट समझाया। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि स्ट्रेस तो सबको है भाई। मेरा बेटा इज 6 और 7 ईयर्स, वो भी मेरे को बोलता है कि मेरे को स्ट्रेस है, तो ऐसा करो दीक्षा मैम से मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लास करवा दो। तो मैं खूब हंसता हूँ, यार तेरे को क्या स्ट्रेस है यार, 6-7 ईयर्स का बच्चा, तेरे को क्या स्ट्रेस है भाई। बट स्ट्रेस इज देयर। बट मैं बोला ना, स्ट्रेस गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। हम किसी काम को टालते जाएंगे तो नेचुरली वो हमारे लिए स्ट्रेस बन जाएगा। तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, टेक द वर्क एंड किल इट। अरे काम लो, खत्म करो, प्रायोरिटी क्या है तुम्हारे, लो खत्म करो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। स्ट्रेस कब होता है? जब हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, वो मैंने आपको बता दिया। आज हमने क्या टेक अवे, आज हम अपनी मम्मी पापा को क्या बताएंगे? मैं सोचता हूं कि आज जब आप घर में बैठे हैं और जब ये सेशन अब 2-4 मिनट का बचा है, कंप्लीट होने वाला है, इंटरेक्टिव क्लास है, 50+ पार्टिसिपेंट, वी आर वेरी लकी। लेकिन क्या टेक अवे है? आज 1 घंटा जो मैंने दिया इन्वेस्ट हुआ कि वेस्ट हुआ? आज मेरा 1 घंटा इन्वेस्ट हुआ कि वेस्ट हुआ? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मेरा ऐसा मानना है कि आज हमने 1 घंटा इन्वेस्ट किया है। आज हमने ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। खुद के ऊपर ट्रेनिंग लेना, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसको पैसे से नहीं तोल सकते। इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। ट्रेनिंग योरसेल्फ, गेटिंग ट्रेन्ड योरसेल्फ, गेटिंग द थिंग्स डन। कोई तो है जो आपके बारे में बता रहा है, भैया तेरा गोल ऐसा है, तेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ी है, तो स्ट्रेस क्यों ले रहा है भाई? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हमने अभी देख लिया, 3 इडियट्स के सीन्स हमने देखे। थॉमस एडिसन सर को मैंने समझा, एक ग्लास की बेस्ट एग्जांपल दीक्षा में हमने आपको बताया। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। तो चलिए इसको समराइज करते हैं। मैं सबसे पहले हमने सुना आदित्य राठी सर को, जिन्होंने आपको बताया था सेट योर मार्क, आपको अपना स्टैंडर्ड को रेज करना पड़ेगा, गोल बड़े बनाने पड़ेंगे। फिर अंजू मैम ने कहा कि आई कैन, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट।
पापा मुझे इस बार 90 आ गया, मैं अगले बार भी 90 लाऊंगी। पापा मुझे इस बार 80 आया, मैं अगले बार भी 80 लाऊंगी। कोई नंबर खराब नहीं होता है, इंप्रूवमेंट करना है। 50 से 60, 60 से 70, 70 टू 80, 80 टू 90, सक्सेस तो मिलना ही मिलना है, इसकी गारंटी है। फिर मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया, 24 आवर आपके पास है। आपके बड़े पत्थर आपको पहचानना है, आपके छोटे पत्थर आपको पहचानना है, आपको रेत पहचानना होगा, आपका पानी पहचानना होगा। आप स्मार्ट बच्चे हैं और आप इस बात को समझते हैं। फिर हमने स्ट्रेस समझा। मैं सबसे पहले हमारे स्कूल के ऑनरेबल प्रिंसिपल सर को थैंक यू देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें टीम सक्षम को बोलने का मौका दिया। जेसीआई दुर्ग भिलाई को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उन बच्चों के सामने, उनके बच्चों के सामने हम एक छोटा सा ट्रेनिंग सेमिनार कर सके। साथ ही साथ मैं उन सारे टीचर को नमन करना चाहूँगा जो डीपे स्कूल के हैं और आज वो सेशन अटेंड कर रहे हैं। वो नहीं भी अटेंड कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हौसले उड़ान की सारी टीम को, जो एक इतनी विषम परिस्थिति में वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्कूलों में 40 सेमिनार कर रही है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रही है, जिसका कि आज दूसरा दिन है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे टीम के सारे ट्रेनर, हमारे टीम के जो ताबड़तोड़ ट्रेनर है, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और आप सारे जो इंटरेक्टिव सेशन, इतना बेहतरीन बच्चे, इतना अच्छा जवाब, गीता, रेणुका, खुशी, बेटा वी लव्ड योर कमेंट्स, रियली इंस्पायरिंग कमेंट फॉर अस एंड वी विल कंटिन्यू इन टच। हम आगे भी मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, इस तरह की ट्रेनिंग सेमिनार से हम कोशिश करेंगे कि आपको मिलते रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और इस सेशन को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक यू टीम, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू डीपीएस राजनांदगांव, थैंक यू। Thank you, everyone. थैंक यू And थैंक यू special thank you to Khushi. थैंक यू खुशी, थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एवरीवन, थैंक यू, बाय, टेक केयर, एंजॉय योर संडे। Thank you, sir. Thanks a थैंक lot from DPS family. यू डियर, थैंक यू हर्ष राज भाटिया, सीमा सिंह, थैंक यू बेटा, एवरीवन थैंक यू, बाय। Shall we conclude? Yes, we conclude. Okay. Thank you.